हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं बेटा। आप लोग को 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी रुपए कोई बिना चार्ज के मैं आपको बोर्ड टेबल, एनडीए, आईआईटी, इन तीनों एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर सीक्वेंस वाइज लेक्चर वीडियो में सिलेक्ट कर दिया हूं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं बच्चा पार्टी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा में जो पढ़ाया जाता है, जो टॉप 100 बच्चों को जो मटेरियल पढ़ाई जाती है, वो मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी लेक्चर वीडियो, जो लेक्चर वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस लेक्चर वीडियो का सीक्वेंस वाइज वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको प्रॉपर देखिए, हेडफोन लगा लीजिए और उसको नोट करते जाइए बेटा। नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए। और आप नोट करके आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दिया हूं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप वहां पर टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो कि क्रॉस इंडिया के लेवल पे है। इंडिया के सभी जगह के बच्चे टेस्ट वहां देते हैं और आप वहां पे रैंक भी पा सकते हैं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मटेरियल फ्री आपको हम दे रहे हैं, दूसरा बात कि आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री है, कोई 1 रुपए का भी चार्ज हम नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ला रहा हूं बेटा। ये जो जितने भी इंडिया में कोचिंग है, कोचिंग के नाम पे ही पेरेंट्स डर जाते हैं, लाखों लाखों रुपए दिए जाते हैं आपसे, और मटेरियल के नाम पे क्या दिया जाता है आपको भी पता है। मैं आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये पूरे लेक्चर वीडियो सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आप प्लीज आप प्रॉपर इसको नोट्स बना के आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें टोटल चीजें नोट कीजिए। एक बात और, मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहा हूं और मटेरियल फ्री में दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। और क्या चाहिए आपको? बेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री, आपके लिए सब कुछ फ्री कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस आप पूरी लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि जिससे कि, और कम से कम एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना बेटा। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट के तौर पे यही कर सकते हैं, एक दोस्त को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कर दिए सब्सक्राइब? ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा सेट क्या होता है, और सेट थ्योरी में क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, ए टू जेड हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेट क्या है? तो बेटा सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का कलेक्शन से, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलेंगे। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब वेल डिफाइंड से क्या मतलब है, तो अब हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे कि सेट है या सेट नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अब ये सेट है या नहीं हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कि हम देखेंगे कि क्या वेल डिफाइंड है। तो यहां पर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब सेट ए इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5, और इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये एक स्पेसिफिक है, मतलब एक वेल डिफाइंड है, इसलिए जो एग्जांपल फर्स्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेट है। सेट तभी होगा जब हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए और एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, एक मैनर में होना चाहिए। जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा तभी सेट होगा, अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अब चलते हैं सेकेंड एग्जांपल पे। तो सेकेंड एग्जांपल में कि ऑल नेचुरल नंबर
कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सेट है या नहीं है। तो बेटा यहां पर ऑल नेचुरल नंबर भी सेट है, ऑल नेचुरल नंबर भी सिस्टमैटिक ऑर्डर से, तो हम इसको बोलेंगे सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर है तो वो भी कलेक्शन है, स्पेसिफिक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि कलेक्शन, अब यहां पे जो फोर्थ एग्जांपल है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि ये सेट है कि नहीं, आप बता दीजिए। तो ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे 10 राइटर्स की बात की गई है। कौन से राइटर? क्या स्पेसिफिक है? मैथ के राइटर, इंग्लिश के राइटर, हिंदी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का राइटर चाहिए? तो यहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सेट नहीं है। तो सेट है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक ही पॉइंट ध्यान से सुनना है, वो क्या, वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर वेल डिफाइन इंफॉर्मेशन होगा तो उसको सेट बोलेंगे, अगर वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला, मान लीजिए आपके पापा ने बोला कि जाओ मैथ की बुक लेके आओ, आपने खुश हो गए कि चलो अब तो स्कूटी मिल गई चलाने को, आपने चाबी लिया, स्कूटी स्टार्ट किया और चले गए दुकान पे। वहां जाके आप कंफ्यूज हो गए कि कौन से सब्जेक्ट की मैथ बुक लानी है, मैथ की, किस क्लास की, स्पेसिफिक है, नहीं है। 9th की बुक मैथ की लानी है, 10th की लानी है, 11th की लानी है, 12th की, कौन सा क्लास का मैथ की बुक चाहिए, तो स्पेसिफिक नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या था कि मैथ की बुक लेके आओ, तो ये सेट नहीं है। अगर वही पापा बोलेंगे कि जाओ बेटा 9th क्लास की सीबीएसई की मैथ की बुक लेकर आओ, ये सेट है। हाँ, यहां पर स्पेसिफिक है कि कौन सी क्लास की और कौन सी सब्जेक्ट। तो अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा, जो सेकंड एग्जाम से जो सेकंड स्टेटमेंट था वो सेट है, और फर्स्ट जो मैंने बताया वो सेट नहीं है। तो सेट है या नहीं है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट सिंबल क्या होता है बेटा, तो आपको रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सेट थ्योरी बेसिक टॉपिक है, तो इसमें ए टू जेड मैथमेटिक्स में जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो ए टू जेड आपको यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, जहां भी ये सिंबल है आप समझ जाना बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू, सच दैट, एंड, फॉर ऑल, ये जहां पर भी सिंबल है तो आपको यही यूज करना है। तो इन सिंबल को यूज करके मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कलेक्शन है जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर रहा है, तो इसको हम कैसे सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपको इंफॉर्मेशन मिला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सेट के अंदर जो कुछ भी होता है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट। अब जो इंफॉर्मेशन दिया गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख दीजिए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हो गया। तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन था लिख दिया, तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। तो जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है ये बोलते हैं सेट, तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। अब जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला जो एलिमेंट है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 2 बिलोंग टू सेट ए मतलब 2 एलिमेंट है जो कि सेट ए में है। अब मैंने बोला 4 बिलोंग टू सेट ए, 5 बिलोंग टू सेट ए, 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो वहां पर 7 एलिमेंट है क्या सेट के अंदर, नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग। तो बिलोंग्स का मतलब समझ गए। तो सेट का मतलब यही होता है कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसको एलिमेंट बोलते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं, यही हमारा सेट है। टाइप ऑफ सेट, तो टाइप ऑफ सेट के अंदर क्या होगा, हम डिफरेंट टाइप की स्टडी करने वाले हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए टू जेड हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है,
मतलब कार्डिनल नंबर या कार्डिनल सेट एक ही बात है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, मतलब एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। मतलब अगर कोई सेट दिया हुआ है और उसमें जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया हुआ है, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर 3 होंगे। एक्स वाई जेड कितने? 1 2 3। तो जितने सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट होंगे वही हमारा क्या होगा? कार्डिनल नंबर होगा। कार्डिनल नंबर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सके। मतलब जो सेट दिया हुआ है अगर हम उसके एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा इसको काउंट कर रहे हैं, बिल्कुल 3 नंबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल a इक्वल टू एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी ले लीजिए, ये हमारा क्या हुआ? सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। मतलब वैसा सेट जिसको काउंट किया जा सकता है उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट का मतलब होगा जिसको काउंट नहीं किया जाए, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? उस सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या इसको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट का। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या है? फाइनाइट सेट का मतलब वैसा सेट जिसका एलिमेंट को काउंट कर सके, और इनफाइनाइट सेट का मतलब वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सके। एक काउंटेबल है तो फाइनाइट है, अनकाउंटेबल है इनफाइनाइट सेट। क्लियर होगी? अब हम बात करते हैं बेटा नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट को 2-3 नाम से जाना जाता है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। इन तीनों में से जो फेमस है नल सेट है, मतलब जो कॉमन नेम जो ज्यादा यूज होता है उसका नल सेट है। इसका नाम है बट काम कुछ भी नहीं है। तो नल सेट का मतलब क्या होता है कि वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो उस सेट को क्या बोलेंगे? नल सेट। नल सेट का मतलब होता है वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे नल सेट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट मत रहने दीजिए, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर दीजिए, इससे भी नल सेट को रिप्रेजेंट होता है। दूसरा फाई से, ये 2 सिंबल है नल सेट को रिप्रेजेंट करने का, फाई और कर्ली ब्रैकेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मतलब होता है वैसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को क्या बोलेंगे? सिंगल टोन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू p। अब इसमें कितने एलिमेंट है? सिंगल p है, मतलब एक एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे सिंगल सेट। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 7, इसमें कितने से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा तो उस सेट को क्या बोलेंगे? सिंगल टोन सेट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बेटा वैसा सेट जिसके अंदर सभी एलिमेंट हो उस सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट यू से किया जाता है। क्लियर होगी बात? इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई भी 2 सेट दिए हुए हैं तो दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब इक्वल सेट का मतलब है कि अगर कोई भी 2 सेट दिया है, जैसे एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 7 एंड सेट b इक्वल टू 2 1 7, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 2 7 है, यहाँ पे 2 1 7 है। तो बेटे सेट के अंदर अगर एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो तो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम सेट माना जाता है। नंबर के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज होने से सेट चेंज नहीं होता। मतलब a इक्वल टू 1 2 7 है, b इक्वल टू 2 1 7 है, तो ये जो सेट है दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहा है सेम हो रहे हैं, 1 2 7 मतलब 1 2 7, तो इस सेट को इक्वल सेट बोलेंगे। तो इक्वल सेट का मतलब होता है बेटा कि जब भी 2 सेट के अंदर सेम एलिमेंट यूज हो रहे हो तब उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। पिक्चर क्लियर होगी? अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड सेट b इक्वल टू 1 to 9। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट a कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट b कितना है, 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट a और नंबर ऑफ एलिमेंट b क्या है, दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 3, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, a इक्विवेलेंट b। बट जब इक्वल सेट था तो वहां पे सेम एलिमेंट था, एलिमेंट ही सेम था, तो उसको इक्वल सेट, एलिमेंट अगर सेम तो इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यूनियन सेट क्या होता है। तो यूनियन सेट का मतलब, यूनियन का मतलब होता है, इसको हम देखो 2-3 नाम से जानते हैं। यूनियन मतलब ए यूनियन बी होता है, या इसी को हम बोलते हैं ए प्लस बी, या इसी को हम बोलते हैं आइदर ए और बी, या इसी को बोल सकते हैं ए और बी। मतलब यूनियन को डिफरेंट टर्म से हम जानते हैं, इनमें से कोई भी आप वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब सेम होता है। तो यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर मान लीजिए 1 to 7 है, सेट बी के अंदर सेट बी इक्वल टू 2 7 9 है। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट आएंगे, मतलब 1 2 7 9, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार काउंट करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 7 9, ये हो गया ए यूनियन बी। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू पी क्यू एम, फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू एम, ये हो गया ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट। मतलब इंटरसेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, ए डॉट बी बोलेगा तो भी मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ए एंड बी बोलेगा तो भी इंटरसेक्शन हो गया। तो ये इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंट जो सबसे कॉमन है, इंटरसेक्शन नाम, जो हमेशा आपके बुक में मिलेगा और यही टीचर यूज करते हैं, लेकिन तीनों का मतलब सेम होता है, ये सभी जो रिप्रेजेंटेशन है सबका मतलब सेम होता है। क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट, जैसे सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसी को इंटरसेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड सेट बी इक्वल टू वाई पी क्यू। अब ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सिर्फ दोनों में कॉमन देखिए क्या है, वाई है, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा बेटा, वाई होगा। पिक्चर क्लियर होगी। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो इसमें भी पाया जाए और इसमें भी, जो दोनों जो वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 to 5 एंड सेट बी इक्वल टू 5 6 7, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5 होगा। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी एलिमेंट को लेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट बेटा। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है बेटा, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो सेट के बीच में अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन अगर कुछ भी नहीं आता है तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 to 7 एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 11। क्या इन दोनों सेट के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन करने पे कोई एलिमेंट आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब 5 नल सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन करने पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब भी इंटरसेक्शन करने के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है बेटा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इन सेट बी।
मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट अगर सेट बी में होगा तब हम उसको सबसेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, तो सेट ए का सभी एलिमेंट अगर सेट बी में होगा तो उसको सबसेट बोलेंगे। एक ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी कहेंगे उसको। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं या सी के नीचे इक्वल टू लिख देते हैं, मतलब एक सिंगल डैश होता है उसको सबसे, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि सबसेट होता क्या है। तो देखो इस सबसेट में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू टाइप के न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। टाइप 1, अगर मान लीजिए सेट ए इक्वल टू 1 to 5 एंड सेट बी इक्वल टू 1 to 5 6 एंड सी इक्वल टू 2, ए बी सी दिया हुआ। अब हमें यह बताना है कि ए बी सी में कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। तो अगर हम ए को चेक करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या हम ए को सबसेट ऑफ बी सी, ए इज द सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि ए का सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ए सबसेट बी आप नहीं बोल सकते, बोल सकते या नहीं बोल सकते? तो ए का अगर सभी एलिमेंट बी में होंगे तो उसको सबसेट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने अभी दिया, तो ए का चेक कीजिए, ए का सभी एलिमेंट बी में है, हाँ जी है। तो अगर है तो हम बोलेंगे ए सबसेट बी। अब ए सबसेट सी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या ए का सभी एलिमेंट सी में है? चेक कीजिए, ए का सभी एलिमेंट सी में है, नहीं है, तो ए सबसेट नहीं है सी का। अब बी का चेक करते हैं, बी सबसेट ए हम बोल सकते हैं? क्या बी का सभी एलिमेंट ए में है? नहीं, 6 नहीं है। तो बी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है तो इसको बी डज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, बी सबसेट नहीं है सेट ए का। सी का चेक करते हैं, या बी सी का है तो बी सी का भी सबसेट नहीं है। अब सी चेक करते हैं ए और बी का, तो सी सबसेट ए सही, सी का सभी एलिमेंट ए में, सी सबसेट बी, सी का भी सभी एलिमेंट बी में है। तो सबसेट हम तभी बोल सकते हैं जब ए का, ए और बी है तो ए का सभी एलिमेंट अगर बी में होगा तब हम उसको बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। पिक्चर क्लियर हो गई? ठीक है। टाइप 1 न्यूमेरिकल ये किस तरह का आता है कि सबसेट है या नहीं आपको फाइंड करना है। सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट कितना है, तो यहां पे हम बेसिक 3 एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू आपको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि जब भी कोई भी नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाएगा तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 3 है, अब a इक्वल टू 3 है, अब इसमें बोले नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा। तो सबसेट का मतलब होता है कि सबसे पहले जो नल सेट होता है ना 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब कोई भी जो 5 है ना उस सबका सबसेट होगा। अरे अब जिसके पास कुछ नहीं हो तो सबका है, बात समझ में आ रहा है ना, वो तो कहीं भी जा सकता है। तो 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 3, ये हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 5 को 1 और 3 को 1, मतलब टोटल कितने होंगे? 2। सेकेंड एग्जांपल, a इज इक्वल टू 3,4। अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा। तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 3 और 4 एक साथ ले सकते हैं। तो ये कितने हो गए? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? 4 हो गया। इसी तरह अगर हम कोई अनदर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 5, यहां पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 को, 2 को, 5 को, 1 2 1 5, इस तरह से करके रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाल दिया कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट जितना भी हो, अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट का जितना है वही हमारा। यहां पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल में 2 टू द पावर 1 2 था, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो सबसेट कितना? 8।
पिक्चर क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सुपरसेट क्या होता है। देखो ए सुपरसेट का मतलब क्या होता है, तो सेम बात है, सबसेट और सुपरसेट दोनों का मतलब रिप्रेजेंटेशन सेम है, बस समझने की बात अलग है। जैसे ए सबसेट बी लिख दिया, इसको दो बातें बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसको क्या बोल सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, या इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। मतलब ए अगर ए सबसेट बी है तो इसको मैं दो बात में बोल दिया, ए सबसेट ऑफ बी या बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम के पिताजी श्याम है, तो हम क्या बोलेंगे, राम के पिताजी श्याम है, या इसी बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, श्याम का बेटा राम। क्लियर होगी बात। तो सुपरसेट कुछ नहीं है, एक उसी चीज को सबसेट को अलग भाषा में बोल सकते हैं। पिक्चर क्लियर होगी। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है बेटा, पावर सेट का मतलब होता है कि अगर जो सबसेट दिया हुआ है, सबसेट को अगर हम एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको पावर सेट बोलते हैं। जैसे कि सबसेट दिया हुआ है, अब उस सबसेट को अगर हम एक सेट बड़े कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिए, मतलब सबसेट को अगर एलिमेंट की तरह ट्रीट करने लगे, तो वही हमारा पावर सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि a इक्वल टू 1 to 7 है, अब इसका नंबर ऑफ पावर सेट बता दीजिए, तो बेटा नंबर ऑफ पावर सेट का फार्मूला होता है 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब 2 to the पावर 3, तो यहां पे पावर सेट कितना हो गया, 8 हो गया। तो नंबर ऑफ पावर सेट जब भी आए बेटा, आपको देखो पावर सेट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर पूछ दिया तो 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 to the पावर 3, 8 हमारा आंसर होगा। इंटरवल, इंटरवल्स क्या होता है बेटा, देखो टोटल मैथमेटिक्स में 3 टाइप्स के इंटरवल पाए जाते हैं। एक ओपन इंटरवल जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है उसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है, और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों की मीनिंग क्या होती है और इसके में क्या इसकी वैल्यू हो सकती है और उसको कैसे लिख सकते हैं आगे A to Z मैं आपको बता रहा हूं। तो ओपन इंटरवल जैसे मान लीजिए बेटा, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1,6, तो 1,6 को अगर ओपन इंटरवल में है तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 और 6 को हटा दो, बीच वाले जो नंबर है वही होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5। तो अगर कहीं पर भी 1,6 लिखा हुआ है, जो भी इनिशियल और फाइनल नंबर है उसको हटा दो, जो बीच का नंबर होता है वही उसकी वैल्यू होगी। पिक्चर क्लियर। अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें बेटा, तो ग्राफ में जैसे इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 और 6, 1 की जगह पे होल होगा और 6 की जगह पे होल होगा। होल का मतलब होता है कि 1 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा बीच के सभी नंबर इंक्लूडेड हैं। पिक्चर क्लियर। अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल के बारे में। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बेटा, जैसे कि 1,6, तो अगर 1,6 क्लोज इंटरवल में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें जो इनिशियल और फाइनल है ना, जो स्टार्टिंग में और जो लास्ट में वो भी एलिमेंट आता है, लेकिन ओपन इंटरवल में वो नहीं आता था, सिर्फ इनिशियल और फाइनल ओपन में नहीं आता है, लेकिन यहां पर इनिशियल और फाइनल और बीच वाला तीनों आता है। पिक्चर क्लियर। अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो 1 और 6 को वहां पे डार्क होगा, इसका मतलब कि 1 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड और बीच वाला नंबर भी इंक्लूडेड है। पिक्चर क्लियर होगी। तो क्लोज इंटरवल का मतलब जो एलिमेंट इनिशियल है और फाइनल है, मतलब स्टार्टिंग में और जो लास्ट में वो भी होगा और बीच वाले सभी होंगे, और जहां पे ग्राफ में डार्क सिंबल यूज हो मतलब वो इंक्लूड है। अगर मैं बोलूं कि बेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि सिर्फ जैसे 1,6 है तो इसका मतलब हो गया सिर्फ 1 और 6 है, बीच के कोई नंबर नहीं है। तो तीनों का मतलब समझ गए। ओपन इंटरवल का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कैंसिल, बीच के सभी एलिमेंट। क्लोज इंटरवल का मतलब जितने भी एलिमेंट बीच के हैं और स्टार्टिंग इनिशियल सबको लेना है, और कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है वही एलिमेंट को लेना है। एक और एग्जांपल मैं ले लूं 1,6,
1 को ओपन इंटरवल में रखते हैं और 6 को क्लोज इंटरवल में रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 3 4 5 6 इंक्लूडेड है, क्योंकि 6 पे हमारा कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। और ये पिक्चर क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राफ में कैसे लिख सकते हैं, तो 1 पे ओपन रहेगा और 6 पे क्या होगा, डार्क होगा। तो ये रहा इंटरवल का कंसेप्ट। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो हमें बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे मैथ में आपको आर का जो सेट है ना, जो स्टार्टिंग बेसिक चीजें इसमें है, तो आर है, आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर जहां भी आपको मैथ में दिखे आप समझ जाना रियल नंबर है। जेड या आई जहां भी दिखे आप समझ जाना इंटीजर है। एन जहां भी दिखे बेटा नेचुरल नंबर है। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस का मतलब होता है निगेटिव रियल नंबर। आई प्लस या जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर और आई माइनस या जेड माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर। क्यू का मतलब रेशनल नंबर। तो ये बेसिक टर्म है जो आपको यूज होंगे और आप वहां से इस सिंबल के थ्रू आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप सिंबल समझोगे, तभी तो मीनिंग समझ पाओगे उसकी। तो अब मैं आपको बात करता हूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर क्या होता है उसको कैसे समझते हैं। तो देखो 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 0 से लेकर के और इंफिनिटी तक को नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर। 1 से इंफिनिटी नेचुरल नंबर, 0 से इंफिनिटी होल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटीजर, और नंबर लाइन पर अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो आप बोलेंगे सर रियल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है, रियल नंबर भी तो वही है, इंटीजर भी वही है, लेकिन डिफरेंस है इंटीजर जो होता है बेटा सिर्फ परफेक्ट हो सकता है, जैसे 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4 परफेक्ट होगा। अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल लूं कि 2.3 ये रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है। अगर डेसिमल में जो होता है वो हमारा रियल होता है लेकिन इंटीजर नहीं होता। नंबर कोई भी नंबर अगर है, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है तो रियल होगा, लेकिन अगर इंटीजर जो है परफेक्ट होना चाहिए। पिक्चर क्लियर होगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 3 टाइप के होते हैं, मतलब आप सेट को 3 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट विजुअलाइजेशन मेथड, सेकेंड है बेटा सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, थर्ड रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं बेटा, कि जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल देता हूं, अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, हम एक इस तरह से गोला बनाएंगे और उसके अंदर जितने भी नंबर बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 उसके अंदर लिख देंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। पिक्चर क्लियर? मतलब गोले के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, वही हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो देखो बेटा, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जो आप अभी तक सेट पढ़ रहे थे वो रोस्टर फॉर्म था, मतलब जो भी सेट आप पढ़ रहे थे वो रोस्टर फॉर्म था। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है। फॉर एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। अगर मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल, ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल रिप्रेजेंटेड बाय रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल, तो ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर वॉवेल को लिख देंगे, वॉवेल क्या होगा ए ई आई ओ यू, तो ए इक्वल टू ये हमारा रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब यू कहें कि जो आप अभी तक सेट पढ़ रहे थे वो रोस्टर फॉर्म ही पढ़ रहे थे। पिक्चर क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा बेटा, कि इसमें इंफॉर्मेशन छुपाया जाता है। जैसे इसको क्या लिखेंगे, एक्स इज इंग्लिश वॉवेल, मतलब ये है कि अब ए आई यू नहीं लिख रहे हैं, इसका सभी इंफॉर्मेशन एक्स के अंदर छुपा दिया। जैसे मैंने बोला कि आपको, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि आप ये पेन की प्राइस कितनी है, तो आपने बोला जितने आपकी शर्ट की प्राइस है।
मतलब पेन की प्राइस को कहां पे छुपा दिया, शर्ट की प्राइस में। मतलब एक अपनी इंफॉर्मेशन को किसी चीज के अंदर छुपाने के जो होता है वही सेट बिल्डर फॉर्म होता है। पिक्चर क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो बेटा, अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, रोस्टर फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट 5, तो a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, तो a इज इक्वल टू सेट बिल्डर का मतलब होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर के 5 तक। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आई। यहां पर सभी नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर रहे थे रोस्टर फॉर्म में, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको किसी के अंदर इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। पिक्चर क्लियर होगी। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि रिप्रेजेंटेड बाय रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म 2,6 क्लोज इंटरवल के अंदर है, तो 2,6 क्लोज इंटरवल के अंदर है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू 2 भी होगा और 6 भी होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में दोनों यूज करते हैं, इनिशियल वाला और फाइनल वाला। तो 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। और इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूं। तो अभी हमने देखा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि आप जो भी आप अभी तक पढ़ रहे थे सभी को मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लिख देना, जो एलिमेंट का है उसको लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है। पिक्चर क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका हो गया तो बहुत ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 1 2 5 8 एंड बी दिया हुआ है बेटा 5 6 9 11 और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 4 5 6 9 8 11 17। फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है, इसको यूनियन बोलते हैं, और ए यूनियन बी का मतलब सभी एलिमेंट को लिख देते हैं। तो 1 2 5 6 8 9 11 ये हो गया ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट लिखते हैं और जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है ना बेटा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 5 है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ए माइनस बी का मतलब होता है बेटा ए में से बी एलिमेंट को माइनस कर देना, मतलब जो जो बी का इसमें है उसको हटा दो। तो 1 2 1 2 और 8 ये होगा ए माइनस बी, मतलब ए में से बी एलिमेंट को हटा देंगे। अगर मैंने बोला बेटा बी माइनस ए, तो बी में से ए को माइनस करेंगे बेटा, तो बी में से ए हटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 जाएगा। क्या होगा बेटा, 6 9 11 ये हो गया बेटा बी माइनस ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ बन गया बेटा। फिफ्थ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है बेटा, और ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर रखे। दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन होगा इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, जिसका क्या होगा, वैल्यू 5 होगी। आ गई बात समझ में बेटा। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मतलब अगर हम बात करें कि मान लीजिए चंडीगढ़ का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस चंडीगढ़, ये सिंपल से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट जिसका भी होगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर 1 2 5 8 को माइनस करेंगे, मतलब उसको हटाएंगे, तो क्या होगा बेटा, 4 6 9
11 एंड 17, ये हो जाएगा एक का कॉम्प्लीमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दीजिए। तो 5 6 9 11 को हटा दीजिए तो क्या होगा? 1 2 4 8 17, और ये क्या होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं बेटा एट्थ पार्ट पे। तो एट्थ में क्या बोला है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यही होगा बेटा। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा दीजिए। तो ये ए यूनियन बी अगर हम माइनस करेंगे बेटा तो क्या होगा? अगर ए यूनियन बी 1 2 5 6 8 9 11 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 17, यही होगा बेटा 4 एंड 17, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं बेटा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर बेटा, अगर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस, अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या होगा? यूनियन होगा। अब बात करते हैं थर्ड फार्मूले पे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अब अगर 3 टर्म आ गए, उनको कैसे क्या फार्मूला होता है बेटा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा, एक दो दो का पेयर, ए सी बी सी, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ फार्मूले पर, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जस्ट उल्टा है। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी का मतलब होगा बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिक बेसिक फार्मूले हैं, आपको याद रखना चाहिए, कभी आपको यूज होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग तो। ठीक है, तो इस फार्मूले में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट हटा करके ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर अगर ये नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन था, तो अगर ये होगा तो हमारा ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी एंड 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 600 स्टूडेंट, तो हम 600 स्टूडेंट को यूनिवर्सल सेट एज्यूम करेंगे, दैट इज एन यू अपॉन इज इक्वल्स टू 600। 150 students were found to be taking tea. So there is NT is equals to 150 students. कॉफ़ी जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उन्हें हम NC से डिनोट करेंगे, जो में हमारा 225 स्टूडेंट्स, और 100 स्टूडेंट्स टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो बोथ टी एंड कॉफ़ी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे NT इंटरसेक्शन C, जो हमारा 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वो स्टूडेंट्स जो ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं ना ही टी ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है डिमॉर्गन लॉ, उसके हिसाब से हमारा एन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इस फॉर्मूला को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन टी यूनियन सी, एन यू माइनस, अब इस फॉर्मूला को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो एन टी प्लस एन सी माइनस एन
T इंटरसेक्शन C, N U, अब ये माइनस साइन अंदर की ओर जाएगा ब्रैकेट के, तो माइनस N T माइनस N C प्लस N T इंटरसेक्शन C। अब बस हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 600 माइनस एन टी है अपना 150 माइनस एन सी है अपना 225 प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी है अपना 100। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 700 माइनस 275 जो हमारा हो जाएगा 325। ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोन हिंदी, 50 नोन इंग्लिश एंड 25 नोन बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोन आइदर हिंदी और इंग्लिश। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 100 स्टूडेंट्स नोन हिंदी, तो एन एच को की वैल्यू 100 है। 50 स्टूडेंट्स नोन इंग्लिश, तो हमारी एन ई की वैल्यू 50 है। एंड 25 नोन बोथ, तो जब हमारी बोथ फाइंड आउट करना होता है तो हम एच इंटरसेक्शन ई लिखते हैं, जिसकी वैल्यू है हमारी 25। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, उस ग्रुप में कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं। तो हम यहाँ पे हम लोग सिंपली एन एच यूनियन ई फाइंड कर लेंगे, जिसकी फॉर्मूला होती है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। हम इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। 100 प्लस 50 माइनस 25, इसको हम सॉल्व करेंगे। 150 माइनस 25, हमारा 125 फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल्स रीड न्यूज़पेपर एच। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एन एच की वैल्यू है हमारी 25, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, हमारी एन टी की वैल्यू है 26 एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो हमारे यहाँ पे एन आई की वैल्यू है 26। और हमारा आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो 9 पीपल्स एच और आई बोथ न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, तो हम लिखेंगे एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू हमें दी हुई है 9। आगे हमारे क्वेश्चन में बोला है 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो हमारा एन एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू है 11। एट रीड बोथ टी एंड आई, तो हमारा एन टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू है 8। और हमारे क्वेश्चन में आगे बोला है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तो हम लिखेंगे एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल्स टू 3। हमें इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करने की बोला एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, तो जहाँ पे भी एटलीस्ट होता है वहाँ पे हम लोग यूनियन फाइंड करते हैं। एटलीस्ट और रहे तो भी यूनियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है एच यूनियन टी यूनियन आई की।
तो इन जैसे जिस क्वेश्चन में ज़्यादा वैल्यू होती है उस क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट U, ये सेट हो गया H, ये सेट हो गया T, ये सेट हो गया हमारा I। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारा जो NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I की वैल्यू 3 हुई है। तो यहाँ हमारे तीनों सेट्स के एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट, ये वाला। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमें दिया हुआ है इंटरसेक्शन H और I का, जिसकी वैल्यू 9 है। तो H और I मतलब इस पूरी वाली पार्ट की वैल्यू 9 है। तो ये वाली पार्ट 3 है, तो हम 9 में से 3 माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट की हमारी वैल्यू 6 हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है H और T का इंटरसेक्शन, जिसकी वैल्यू 11 है। तो हम यहाँ पे पहले से 3 है, तो 11 में से हम 3 माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। यहाँ पे हमें T और I का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे 3 में से अब 8, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 5। अब हमारी टोटल H की वैल्यू दी हुई है 25। ये हमारी पूरी इस वाली पार्ट की वैल्यू 25 है। पर यहाँ से पहले 8, 3, 6 प्रेजेंस है, तो पहले हम इससे ऐड कर देंगे, उसको 25 में से माइनस करेंगे, वो हमारी इस वाली पार्ट की वैल्यू होगी। इस वाली पार्ट की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। अब हम इस वाले पार्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमारा इस T के सेट की होगी। तो फिर यहाँ से 8, 3, 5 पहले हम इनको ऐड अप करेंगे, फिर इसको NT में से माइनस करेंगे, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। वैसे ही जब हमें इस पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जहाँ हम 6, 3, 5 को पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो NI है उसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें NH यूनियन T यूनियन I की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हम लोग सिंपली कह सकते हैं ये अपना हो जाएगा 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12। यहाँ हम लोग सिंपली सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनियन फाइंड करने की बोला है। तो ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 52। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली रीड वन न्यूज़पेपर। तो नंबर ऑफ पीपल एग्जैक्टली रीड वन न्यूज़पेपर। यहाँ पे हम लोग सिंपली जो हमारी इस वाले वेन डायग्राम में जो हमने इस वाले पार्ट की जो वैल्यूज़ फाइंड की थी और इस वाले पार्ट की वैल्यूज़ फाइंड की थी और इस वाले पार्ट की, इसको हम लोग तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ रीड वन न्यूज़पेपर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे ओनली H प्लस ओनली T प्लस ओनली I। वेन डायग्राम में हमें इसकी वैल्यू दी है। ओनली H की वैल्यू है 8, ओनली T की वैल्यू है 10 एंड ओनली I की वैल्यू दी हुई है हमें 12। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओनली H की वैल्यू थी 8 प्लस ओनली T की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस ओनली I की वैल्यू हमारे पास 12। तो इसको हम लोग सिंपली ऐड अप करेंगे, हमारे पास 30 फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन नेक्स्ट हमें बोल रहा है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट A, 26 लाइक प्रोडक्ट B एंड 29 लाइक प्रोडक्ट C।
If 14 people like product A and B, 12 people like product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products, then find how many people liked product only C. तो हम इसमें पहले वैल्यूज लिख लेंगे जो क्वेश्चंस में गिवन है। तो जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं उन्हें हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 21A, एन बी की वैल्यू है हमारे पास 26 और एन सी की वैल्यू है हमारे पास 29। अब हम यहाँ पे बोल रहा है जो पीपल ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है हमारे पास 14, सी प्रोडक्ट सी और ए दोनों को लाइक करते हैं, तो एन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 12, और बी और सी दोनों को लाइक करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पे फाइंड करना है हमें जो प्रोडक्ट बस सिर्फ सी को लाइक करते हो। तो यहाँ पे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ई, ये हमारा सेट बी और ये हो गया हमारा सेट सी, ए बी एंड सी। अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 है। तुम्हारी तीनों सेट की इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाली सरफेस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। अब हमें गिवन है ए और सी का इंटरसेक्शन, दैट इसकी वैल्यू 14 है, पर यहाँ 8 पहले से है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। ए और बी का इंटरसेक्शन दिया है 14, तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और बी और सी का इंटरसेक्शन वैल्यू दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी वैल्यू इसकी 6। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे जो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सी को लाइक करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड ओनली सी प्रोडक्ट। यहाँ हमें सीधी ये वैल्यू फाइंड करनी है जो इस वाले सरफेस की वैल्यू होगी। इस वाले एन सी हमारे पास गिवन है 29, तो एन सी में से हमें माइनस करना होगा 4 + 8 + 6 को। तो एन सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 29, उसमें माइनस से हम लोग करेंगे 4 + 8 12, 12 + 8 18, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 25 were listed as taking both apple as well as orange juice. Then find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तुम्हारे यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है एन यू की वैल्यू हमारे यहाँ पे 400, जो स्टूडेंट्स एप्पल जूस को लाइक करते हैं उसे हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है। जो स्टूडेंट्स हमारी ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं उसको हम एन ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 150 गिवन है। आगे क्वेश्चन में मैं बोल रहा है 25 were listed as taking both apple as well as orange juice. तो 25 स्टूडेंट्स हमारे एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों को ले रहे हैं, तो हम ए इंटरसेक्शन ओ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 75। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एन
A complement intersection B complement is equals to N A union B complement। इस फॉर्मूले को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे तो N U माइनस N A यूनियन B N U। इस फॉर्मूला को हम लोग फर्दर ब्रेक करें तो ये हमारा हो जाएगा N A प्लस N B माइनस N A इंटरसेक्शन B। N U की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है 400। N A की वैल्यू है हमारे पास 100। N V की वैल्यू हमारे पास N O की वैल्यू हमारे पास 150 गिवन है माइनस N A इंटरसेक्शन O की वैल्यू हमारे पास गिवन है 75। ऐसे हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 250 माइनस 75 400 माइनस 175। सीधा माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 225। ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder. 150 has been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2। तो हम यहाँ पे टोटल जो हमारे डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स हैं उन्हें हम यूनिवर्सल सेट एज्यूम करें तो हमारे एन यू की वैल्यू हमारे पास है 200। एन ए की वैल्यू हमारे पास 120। एन ए को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पेशेंट से जो केमिकल C1 में एक्सपोज्ड है। अब हम लोग को दिया हुआ है जो पेशेंट्स केमिकल C2 में एक्सपोज है उन्हें हम NB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास 50। हमारे पास क्वेश्चन में और गिवन है NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, ए सेट बी। हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू गिवन है जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है हमें उन पेशेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जो केमिकल C1 में है बट केमिकल C2 में नहीं है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला है जिसकी A इज इक्वल्स टू A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम सेट की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम NA लिखेंगे इज इक्वल्स टू N E माइनस बी और यूनियन को जब वैल्यूज फाइंड करते हैं यूनियन प्लस के साइन में हो जाता है तो N A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज फाइंड करनी है N A माइनस बी की। N A माइनस बी की वैल्यूज हो जाएगी हमारी N A माइनस N A इंटरसेक्शन B। NA की वैल्यू हमारे पास गिवन है 120 और NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 190। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है 90। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है उन पेशेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो केमिकल C2 में है बट केमिकल C1 में नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे B माइनस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेते हैं B इज इक्वल्स टू B माइनस ए यूनियन A इंटरसेक्शन B। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम एन बी को कंसीडर करेंगे, एन बी माइनस ए को कंसीडर करेंगे, यूनियन अपना प्लस हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एन बी, ये एन ए इंटरसेक्शन बी उस साइड चल जाएगा तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हम इसको वैल्यूज फाइंड करें। एन बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30। यहाँ पास वैल्यू आ जाएगी 20। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2। यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है जो एक्सपोज C1 में भी है और C2 में भी। यहाँ पे हम लोग सिंपली एन ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका हमारे पास फॉर्मूला भी है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 120, एन बी की वैल्यू गिवन है 50 और एन ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू गिवन है 30। सिंपली इस वैल्यूज को ऐड करेंगे, 150 माइनस 30, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 140। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की फाइनल आंसर है थर्ड क्वेश्चन। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा उसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थ्योरी। मतलब सेट थ्योरी को ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है, वही हमारा वेन डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल अब डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है और यहाँ पर बेटा सेट बी है और ये जो है यूनिवर्सल सेट है, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है। अगर आपसे बोला जाए कि ए यूनियन बी बता दीजिए क्या होगा, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया बेटा ए का सभी एलिमेंट एंड बी का सभी एलिमेंट, यही हो गया वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए यूनियन बी, यही हमारा जो डार्क जो रेड से हमने लिखा है वही ए यूनियन बी है बेटा। अब केस नंबर 2, मान लीजिए अगर इसका वेन डायग्राम बनाने को बोल दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना लेना है, यहाँ पर सेट ए लिख देना है बेटा और यहाँ पर सेट बी लिख दीजिए, ठीक है। अब ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये वाला है, तो हमारा ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए बेटा केस नंबर 3 कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और केस नंबर 4 बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही होता है ना। तो अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको एक इस तरह का बॉक्स बनाना होगा। हमने बॉक्स बना लिया, ये है बेटा सेट ए, अब ये इसको हमने मान लिया सेट बी और ये आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि u माइनस ए, तो u में से a को हटा दीजिए, मतलब अब हमारा सभी यहाँ से पार्ट होगा लेकिन a पार्ट का कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब a पार्ट का ये वाला भी नहीं आना चाहिए, वो उसकी वजह से पहले b वाला पार्ट चला गया बट ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो यही हमारा हो गया a कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बोला बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा बेटा ये सेट, ये हमने सेट ए बना दिया, अब इसमें हमने क्या किया, ये हमने सेट बी बना दिया बेटा, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया,
कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो इसमें से बी माइनस कर दीजिए, मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा बेटा उसमें अब बी नहीं आएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें बी नहीं आएगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इसका। तो यही इसका वेन डायग्राम है बेटा, बस बी वाला पार्ट नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं केस नंबर 5 पे। मान लीजिए बच्चा पार्टी अगर 3 एलिमेंट हो, ए बी सी हो। अब केस नंबर 4, अगर कोई भी अगर ऐसा सीख गए तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कैसे करेंगे, तो आप पहले इसका अलग से सोल्व करेंगे, इसका अलग से सोल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। केस नंबर 5, अगर मान लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ऐसा सोल्व करना हो तो क्या करेंगे, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी एंड सी। अब हमें तीनों एलिमेंट लेना पड़ेगा, तीनों ले लिया, और ये जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या, सभी एलिमेंट होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, सभी एलिमेंट का हमारा आंसर हो गया। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, वेन डायग्राम हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, उसमें 3 एलिमेंट लिखेंगे। मान लीजिए सेट ए, ये सेट बी, और अनदर हमने ले लिया बेटा सेट सी। ठीक है, सेट सी, ये है यूनिवर्सल। इसमें तीनों में कॉमन कौन सा है, तो एक ही पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। तो ये वाला क्या होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। ये वाला पार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ए और बी का है, सी का थोड़ी है। जो तीनों का होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको अगर मल्टीपल भी आएगा, जैसे मान लीजिए इसका यूनियन ये है, तो पहले इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, इन दोनों में से जो कॉमन वो ले लीजिए। मतलब ये है कि आपको सिंपली इसी तरह ग्राफ बनाना है, मतलब वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज, एन एलिमेंट है, तो बेटा नंबर ऑफ जो सबसेट होता है ना, जो नंबर ऑफ सबसेट का जो फार्मूला है 2 टू द पावर n है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, अब अनदर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज, हमें इनमें सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है बेटा कि अगर ए और बी, अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ए और बी में जो कॉमन होगा उसको हटा दो, ए और बी में जो कॉमन है उसको रिमूव कर दो बेटा, और बाकी जो एलिमेंट बच गए उनको लिख दीजिए, यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। आ गई बात समझ में, सिमेट्रिक डिफरेंस में से जो दोनों सेट में कॉमन है उसको रिमूव कर देंगे, और बाकी जो अलग अलग एलिमेंट है उनको लिख देंगे, यही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।